Hello, NEET aspirants. So today in second lecture of excretory system, we are going to discuss physiology of excretion. तो अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें एक्सक्रीशन की, so एक्सक्रीशन फिजियोलॉजी में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं. इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस. इन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यूरिया फॉर्मेशन होगी एंड इन सेकंड स्टेप urine formation occurs. So यूरिया एंड यूरिन फॉर्मेशन टू स्टेप प्रोसेस है जो कि फिजियोलॉजी में इंक्लूडेड है. अब आपको पता है यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन लीवर while urine formation occurs in nephrons of the kidney. दोनों प्रोसेसेस अलग अलग साइड्स पे कंप्लीट होती है. सो लीवर में जो यूरिया की फॉर्मेशन है दैट इज बायोकेमिस्ट्री ऑफ एक्सक्रीशन. That is known as biochemistry of excretion. Right? So firstly we'll start with this urea formation. Urea formation process we'll discuss first. How this takes place. अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है. ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन लीवर. इसको हैंसलेट क्रैब साइकिल या क्रैब हैंसलेट साइकिल भी हम कहते हैं. हैंसलेट क्रैब साइकिल. So what happens here? आपको ये याद होगा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो अमोनिया की फॉर्मेशन है वो होती है लीवर में. अमोनिया फॉर्मेशन अकर्स इन लीवर. या हम कह सकते हैं इवन बाकी बॉडी सेल्स में भी एक्सेप्ट ब्रेन. अमोनिया फॉर्मेशन अकर्स in body cells by oxidative deamination process. So during oxidative deamination, this ammonia combine with hydrogen ions to form or to produce ammonium ions, and glutamic acid is formed. Glutamic acid formation occurs during this process. This glutamic acid changes into glutamine. तो ये नॉन टॉक्सिक हो गया. नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ अमोनिया इन ब्लड. नॉन टॉक्सिक फॉर्म है अमोनिया की which enters in blood or which is present in blood. Now it goes to the liver. Glutamine goes to liver. तो यहां पे फिर से सेपरेशन हो जाएगा. ग्लूटामिन से अमोनिया सेपरेट हो जाएगी लीवर में. इट इज सेपरेटेड. तो यूरिया साइकिल का अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की हम बात करें, सबसे क्रूशियल स्टेप जो है यूरिया साइकिल का, दैट इज जो आर्जिनिन से ऑर्निथिन की फॉर्मेशन होती है. आर्जिनेज एंजाइम आपको याद होगा, आर्जिनेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है. सो आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में आर्जिनिन से ऑर्निथिन की फॉर्मेशन हो जाती है. राइट? एंड साइड वाइज यूरिया इज फॉर्म्ड. तो यूरिया कहां बना? यूरिया इज फाउंड इन हिपेटोसाइट्स.
इन साइटोप्लाज्म ऑफ हिपेटोसाइट्स। जो लीवर की सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स, उसके साइटोप्लाज्म में यूरिया की फॉर्मेशन होगी। तो 2 अमोनिया CO2 की प्रेजेंस में 3 ATP मॉलिक्यूल्स को यूज करके यूरिया की फॉर्मेशन करती है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ excretion physiology, that is formation of urea. Now second step is urine formation. यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन occurs. So as we know, this urine formation occurs in nephron of the kidney. तो ये पूरे सारे जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, इसके थ्रू अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। तो पहला स्टेप है जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। इट इज नॉन सेलेक्टिव। इट इज नॉन सेलेक्टिव। यहाँ पे सारा का सारा फिल्ट्रेट आता है यहाँ पे, जबकि ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं दे आर सेलेक्टिव। चाहे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है या ट्यूबुलर सिक्रीशन है, दोनों के दोनों सेलेक्टिव प्रोसेसेस हैं। So one by one we will discuss these 3 processes and how it occurs. So first step, ये NCERT का डायग्राम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? एक हाई प्रेशर के अंडर हो रहा है। सो इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो प्लाज्मा है जिसमें प्रोटीन नहीं है, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन इज फिल्टर्ड हियर थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और वो कहां जाएगा? इनटू ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, यहां पे। सो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स इज फिल्टर्ड। यहां पे प्रोटीन्स नहीं है, आप याद रखें। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स इज फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। And it reaches to lumen of Bowman's capsule. यहां पे पहुंच जाते। Now three factors are responsible for ultrafiltration. 3 very important factors, or we can say ultrafiltration is affected by 3 factors. 3 factors are responsible. सबसे पहला जो फैक्टर है that is known as, or that is diameter of this afferent arteriole. Diameter of afferent arteriole. This is first factor. क्यों? क्योंकि ये एक हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, ब्लड का हाई प्रेशर क्रिएट करेगा इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। दिस वन क्रिएट्स हाई ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, दैट इज नंबर ऑफ फेनेस्ट्रेशंस, जो स्लिट पोर्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। नंबर ऑफ what you say fenestrations, number of fenestrations, जो पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप होता है। एंड थर्ड स्टेप इज प्रेशर डिफरेंस। थर्ड स्टेप इज प्रेशर डिफरेंस। आपको पता है यहां से एफेरेंट आर्ट्रियोल हाई प्रेशर पे फिल्ट्रेट लेके आता है या ब्लड लेके आता है। जो फिल्ट्रेट है वो वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमन में चला जाएगा, और जो प्योर ब्लड है वो इफेरेंट आर्ट्रियोल
में पास हो जाएगा। नाउ यहाँ पे जो कैपिलरी नेटवर्क बना है वो उस फिल्ट्रेट को नीचे की तरफ पास कर देगा टू प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ऑलरेडी हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब प्रेशर जो डिफरेंस है, यहाँ पे 4 तरह के प्रेशर्स एक्ट करते हैं। यहाँ पे 4 तरह के प्रेशर्स का रोल होता है। सबसे पहला वर्ड मैं जो यूज कर रहा हूं, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, EHP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये नेट प्रेशर होगा। सेकंड वन इज GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Third pressure which is involved here is blood colloidal osmotic pressure, BCOP, blood colloidal osmotic pressure. And the last one, the fourth pressure involved here is CHP. ये GHP था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। प्रेशर, ब्लड का प्रेशर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं इसको, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। So these 4 pressures are involved here. So पहला फैक्टर था diameter of afferent arteriole, number of fenestration and pressure difference। कैसे ये अफेक्ट करेगा अभी हम डिस्कस करते हैं। CHP, EFP, CHP, GHP and BCOP। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू, ये जो बाकी के प्रेशर्स हैं इनको अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो सबसे पहले आता है GHP। GHP की वैल्यू होती है 60 mm of Hg, राइट, माइनस इसमें से हम BCOP, ब्लड कैप्सुलर ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी वैल्यू है 32 mm of Hg, प्लस CHP, उसकी वैल्यू है 18 mm of Hg। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों 50 mm of Hg हो गए and GHP is 60 mm of Hg. So effective filtration pressure is 10 mm of Hg. This is effective filtration pressure. अब हमें पता है कि दोनों किडनीज पर मिनट 1100 to 1200 जो ml जो ब्लड का है उसको फिल्टर करती है। 1100 to 200 ml of blood is filtered by kidneys per minute, right? So इसको और मैंने शुरू में बताया था कि प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन आता है यहाँ पे, तो अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय बोथ किडनीज पर मिनट, उसको हम कहेंगे रीनल प्लाज्मा फ्लो, RPF, रीनल प्लाज्मा फ्लो। द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा filtered by both the kidneys per minute is known as renal plasma flow, और इसकी वैल्यू होती है 650 ml per minute, 650 ml per minute। And third one is GFR, glomerular filtration rate, glomerular filtration rate। कि ग्लोमेरुलस में से कितना फिल्ट्रेट आ रहा है पर मिनट, दैट इज 125 ml पर मिनट। GFR की वैल्यू कितनी हो गई 125, RPF कितना है 650। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। इन दोनों का जो रेशियो है
that is filtration fraction. FF GFR अपॉन RPF. GFR कितना था 125, RPF 650. तो इसको अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे इट कम्स आउट टू बी नियरली 19%. सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है 19%, आपको ध्यान रखना है. तो ये पहला स्टेप हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की. जो फिल्ट्रेट था वो एफरेंट आर्टरी जो कैरी करके लाई वो पास हो गया इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमेंस कैप्सूल. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया. It reaches to Bowman's कैप्सूल. जो फिल्ट्रेट है वो कहां आ गया अब Bowman's कैप्सूल. अब आपको अगर याद हो तो जो Bowman's कैप्सूल है उसकी वॉल डबल लेयर्ड है. आउटर लेयर पे तो फ्लैट सेल्स हैं एंड इनर लेयर में पोडोसाइट्स हैं. इस तरह से पोडोसाइट्स हैं और इन पोडोसाइट्स के बीच में ही फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट हैं. तो ये भी एक फिल्ट्रेशन स्लिट्स प्रेजेंट है. तो ये भी एक फैक्टर था. जितनी ज्यादा फिल्ट्रेशन स्लिट्स होंगी उतना इफेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा. और नेट प्रेशर अभी हमने देख लिया. इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया 10 mm ऑफ Hg. ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. नाउ दिस फिल्ट्रेट फ्रॉम Bowman's कैप्सूल रीचेस टू proximal convoluted tubule. डायग्राम अगर आपको याद हो ये वाला जो पार्ट था दैट इज proximal convoluted tubule. तो जो सेकंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अकर्स हियर. जिसको हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो जो 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है. यहाँ पे नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब थ्रू दिस प्रोसेस. रीनल ट्यूब्यूल में 99% यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल में सिर्फ 1 से 2% जो है वो पास होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. 1 to 2% passed out in form of urine. तो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें कहां कैसे कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है. रीनल कॉर्पस्कल्स है हमारे पास. यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे थे. नाउ पीसीटी, लूपोफेले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट दे plays very important role in tubular reabsorption. तो वन बाय वन एक स्टेप में हम देखेंगे कहां पे किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है. एंड वी आर स्टार्टिंग विद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. आप देख रहे हो ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है 300 ओस्मोल पर लीटर से और 1200 ओस्मोल. जैसे ही ओस्मोलैरिटी 300 या उससे नीचे जाती है थर्स्ट इज फेल्ट, में प्यास लगती है. एंड देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ वाटर. वो आगे हम डिस्कस करेंगे. सो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है यहाँ पे होता है 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी. यहाँ पे मेनली वाटर प्लस सोल्यूट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है. वाटर
and solutes are reabsorbed here. उसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस, इन सब का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इनका एब्जॉर्प्शन होगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको ध्यान रखना है, एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है बट कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं लाइक यूरिया, उनका जो, या क्लोराइड आयंस, इवन क्लोराइड आयंस, इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगेगी। सो एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, is known as obligatory. Water reabsorption is obligatory, कंपल्सरी है ये तो। ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब, इसलिए यूरिन में आपको ग्लूकोज नहीं मिलता। यहाँ पे कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा ग्लूकोज का, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, दे आर नोन एज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। सो ग्लूकोज इज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। इसको हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। रीनल थ्रेशोल्ड वर्ड होता है, व्हाट इज रीनल थ्रेशोल्ड? कि एक सब्सटेंस जो जिसका मैक्सिमम अमाउंट ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है, दैट इज नोन एज इट्स रीनल थ्रेशोल्ड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस which is reabsorbed, ये रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है? फिल्ट्रेट से होता है और जाएगा कहां पे? ब्लड में, फिल्ट्रेट टू ब्लड। तो अभी हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज का जो थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, दैट इज 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस की बात होगी। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस लेस अमाउंट में, कम अमाउंट में जिनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, दे आर नोन एज लो थ्रेशोल्ड। इसका मतलब वो यूरिन में प्रेजेंट होंगे, लीस्ट रीअब्जॉर्ब, फाउंड इन यूरिन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? यूरिया। एग्जांपल इज यूरिया। यूरिया इज लो थ्रेशोल्ड। तो हमने हाई थ्रेशोल्ड की बात कर ली, लो थ्रेशोल्ड की बात कर ली, अब क्या हो गया? नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। व्हाट आर नॉन थ्रेशोल्ड? नॉट रीअब्सॉर्ब्ड एट ऑल, जिनका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। तो फिल्ट्रेट में भी उतना ही होंगे, यूरिन में भी उतना ही होंगे, नॉट रीअब्सॉर्ब्ड। क्रिएटिनिन, सल्फेट्स, क्रिएटिनिन एंड सल्फेट्स, इनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, तो जितना फिल्ट्रेट में उतना ही यूरिन में मिलेंगे। अब जब ये फिल्ट्रेट पास हो जाता है, टर्मिनल पार्ट पे पहुंचता है पीसीटी के, सो इट इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। पीसीटी के टर्मिनल एंड पे फिल्ट्रेट कैसा हो गया? आइसोटोनिक हो गया, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा, उसमें आइसोटोनिक टू प्लाज्मा।
अब यहां से हमें आगे फॉरवर्ड होना है। इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। तो सेकेंड पार्ट, रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्प्शन इन हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स हैं, असेंडिंग लिम एंड डिसेंडिंग लिम। तो लूप ऑफ हेनले में मिनिमम है, अगर सिर्फ लूप ऑफ हेनले की बात करें, ये वाला रीजन मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन और ऑलमोस्ट नील कह सकते हो। यहाँ पे कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका काम क्या है? इट हैज टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट अक्रॉस टू लिम्स। ठीक है, तो अब इसके जो दो लिम्स थे, पहले आएगा डिसेंडिंग लिम में। So when filtrate passes from descending limb, only water is reabsorbed. क्योंकि मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था, इट इज परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू आयंस, डिसेंडिंग लिम्ब। जबकि असेंडिंग लिम्ब के लिए उल्टा हो जाएगा, वो आयंस के लिए परमेबल है, वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगा। सो ओनली वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो जब बेसल पार्ट में पहुंचेंगे, बेसल पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब, तो फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा? फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक से कैसा हो गया? हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। राइट, नाउ डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले से पास हुआ, यहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन था। अब ये घूम के कहा आ जाएगा? असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले। तो यहां पे असेंडिंग लिम्ब में सबसे पहले NaCl रीअब्जॉर्ब, क्योंकि आयंस के लिए परमेबल है। राइट, तो इलेक्ट्रोलाइट, मेन जो इलेक्ट्रोलाइट जहां पे रीअब्जॉर्ब होता है दैट इज NaCl। और जब असेंडिंग लिम्ब के डिस्टल एंड पे पहुंचेंगे हम, तो फिल्ट्रेट अब कैसा हो जाएगा? फिल्ट्रेट का नेचर कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पे हाइपर रहेगा, यहाँ पे हाइपोटोनिक हो जाएगा, इट इज हाइपोटोनिक, इट बिकम्स हाइपोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा और प्लाज्मा। राइट, अब यहां से हम पहुंचेंगे DCT, reabsorption in distal convoluted tubule. So NaCl, water, bicarbonate ions are reabsorbed here. इन तीनों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा DCT में। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किसका? सोडियम आयंस एंड वाटर। सोडियम आयंस और वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स। ADH इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसीलिए कहते हैं उसको। और एल्डोस्टेरोन, सोडियम, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए और ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। रास सिस्टम पढ़ेंगे हम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आगे हम रेगुलेशन में पढ़ेंगे किडनी के फंक्शंस में। ADH को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये इसका भी एब्जॉर्प्शन हो गया।
राइट। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। अब हमें पता है कि मान लो स्वेटिंग हुई या इवन डायरिया हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, देयर इज फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी, राइट। बॉडी से फ्लूइड्स का लॉस हो गया तो क्या होगा, हमारी बॉडी के जो हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं, दे आर स्टिमुलेटेड। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस वो उस चेंज को, उस लॉस को डिटेक्ट करते हैं, आर स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेट हो गए। अब क्या करेंगे, दे सेंड सिक्रेशन टू हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी मैसेज टू हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई, राइट। अब ये हाइपोथैलेमस न्यूक्लियाई क्या करेगा, इट सिक्रीट्स एडीएच, एडीएच सिक्रेशन स्टिमुलेटेड, वो स्टिमुलेट हो गई, एडीएच की सिक्रेशन स्टार्ट हो, राइट। अब ये एडीएच क्या करेगा, एडीएच विल बाइंड टू, ADH binds to receptors, जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड कर जाएगा, और इट एक्टिवेट्स साइक्लिक AMP, CAMP को एक्टिवेट कर देगा। अब साइक्लिक AMP इंक्रीजेस नंबर ऑफ वाटर चैनल्स, increases number of water channels to distal convoluted tubule and collecting duct। यहाँ पे वाटर चैनल्स का नंबर बढ़ गया। वाटर चैनल्स का नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। भाई चैनल्स के थ्रू ज्यादा पानी आएगा तो रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगा, रेज्ड। सो अल्टीमेटली जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू एडिशन और ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। So in this way it occurs. This is the second step of urine formation, that is selective reabsorption. अब लास्ट पार्ट जो बच जाता है that is collecting duct. Collecting duct में कैसे reabsorption होता है या किसका reabsorption होता है, यहाँ पे भी जैसा DCT में होता है, selective reabsorption of NaCl and water, selective reabsorption of, यहाँ पे सोडियम आयंस था, यहाँ पे NaCl एंड वाटर, ये दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है। और जब कलेक्टिंग डक्ट से फिल्ट्रेट निकलेगा देन इट बिकम्स डेफिशिएंट ऑफ यूरिया, यहां से यूरिया भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब, राइट। सो NaCl वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड इन कलेक्टिंग डक्ट। नाउ द थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका रोल आ जाता है यहाँ पे। हम अभी तक हमने देखा कि भाई PCT, DCT, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, लेकिन यहाँ पे मेन रोल किसका आ जाता है,
कलेक्टिंग डक्ट का, बट ऐसा नहीं कि बाकी पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। सो पीसीटी, डीसीटी and collecting duct CD, they play important role or actively secrete some waste substances. Actively secretes some waste substances, right? कहां से? फ्रॉम PTCN, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, PTCN से कहां पे? इनटू फिल्ट्रेट, इनटू फिल्ट्रेट। और ये एक्टिव प्रोसेस है, बाय एक्टिव प्रोसेस, मतलब इसमें एनर्जी का यूज होना है। एटीपी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। अब इस ट्यूबुलर सिक्रेशन का यूज क्या है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ट्यूबुलर सिक्रेशन इज हेल्पफुल टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। जो हम ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड हमने यूज किया था स्टार्टिंग में, उसके लिए टू मेंटेन, और पीएच, टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, दोनों को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड, ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। क्लियर? अब ये बात हम कर रहे थे कि पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो एनसीईआरटी में यहाँ पीसीटी में हाइड्रोजन आयंस दिया हुआ है, जबकि ये होना चाहिए डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, क्योंकि पीसीटी इज इम्परमेबल टू आयंस और डीसीटी इज परमेबल टू आयंस। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, इन डेजर्ट एम्फीबियंस और मराइन टिलियोस फिशेस में ट्यूबुलर सिक्रेशन इज द ओनली प्रोसेस फॉर यूरिन फॉर्मेशन, फॉर यूरिन फॉर्मेशन, एज these animals have aglomerular kidneys, glomerulus नहीं होता। So these animals have aglomerular kidneys. So it is the only process of urine formation. तो ये आपको ध्यान रखना। So तीनों स्टेप अब हमने डिस्कस कर लिए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की बात की, दो स्टेप प्रोसेस है। यूरिया फॉर्मेशन जो लीवर में हो गया, बायोकेमिस्ट्री है एक्सक्रीशन की, और यूरिन फॉर्मेशन जो कि नेफ्रॉन में होता है, बाय 3 स्टेप्स। So in next session, in next lecture, we'll discuss composition of urine, how blood supply occurs, regulation of kidney functions.